हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की मैथमेटिक्स की क्लास में हम बीटा और गामा फलन से संबंधित कुछ प्रश्न प्रूव करने वाले हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न ये है जो हमने यहाँ लिखा है। इस प्रश्न में हमें प्रूव करके दिखाना है कि बीटा एम एन का मान बीटा एम प्लस वन कॉमा एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस वन के इक्वल लिखा जा सकता है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। इसे प्रूफ करने के लिए हम इसके राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड लिख देते हैं बीटा एम प्लस वन कॉमा एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस वन। अब देखो हम यहाँ पर बीटा फलन और गामा फलन के बीच जो संबंध होता है उस संबंध का प्रयोग करेंगे। बीटा एम एन का मान गामा के रूप में गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन होता है। बीटा फलन का मान गामा फलन के रूप में इस प्रकार से होता है। ये हमने प्रूफ भी किया है अपनी एक क्लास में। इसे बीटा गामा संबंध कहते हैं, जिससे हम बीटा फलन को गामा फलन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। ये एक क्लास में हमने प्रूफ भी किया है, आप चाहो तो उस क्लास का वीडियो देख सकते हो। तो इसी संबंध का प्रयोग करके हम इन दोनों पदों के मान यहाँ पर लिखेंगे। बीटा एम प्लस वन कॉमा एन का मान इस सूत्र से लिखते हैं। यहाँ एम के जगह एम प्लस वन आया है, इसलिए इसका मान लिखते समय हम सूत्र में एम के जगह एम प्लस वन का प्रयोग करेंगे। तो इसका मान होगा गामा एम प्लस वन इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस वन प्लस एन। यहाँ एम के जगह हमने एम प्लस वन का प्रयोग किया है और ऐसा करके हमने बीटा एम प्लस वन कॉमा एन का मान लिखा है। ऐसे ही हम इसका भी मान लिख देते हैं। यहाँ पर हमें n के जगह n प्लस वन का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यहाँ n के जगह n प्लस वन है। तो इसी का प्रयोग करके हम इसका मान लिखते हैं। m के जगह पे तो m ही रहेगा, n के जगह पे n प्लस वन लिखा जाएगा। हर में भी m के जगह m और ये n के जगह n प्लस वन। इस प्रकार से इस सेकेंड टर्म का भी मान लिख दिए हमने। अब इसे आगे हल करते हैं। m प्लस वन को हम m गामा m लिख सकते हैं। गामा m प्लस वन को m गामा m लिखा जा सकता है और ये गामा n। फिर हर में इसे अगर अरेंज करके लिखे तो इससे इस रूप में लिखेंगे हम m प्लस n प्लस वन के रूप में लिखेंगे। m के साथ n लिख दिया, m प्लस n प्लस वन लिखा। ये गामा m लिख दिए। गामा n प्लस वन को n गामा n लिखा जा सकता है। फिर यहाँ ये m प्लस n प्लस वन। इसे देखो, यहाँ इन दोनों पदों में से हम गामा m इंटू गामा n कॉमन ले सकते हैं। तो हमने गामा m इंटू गामा n कॉमन ले लिए और हर में दोनों पदों के हर में सेम कंटेंट है, तो इसे भी कॉमन ले लेते हैं। गामा m प्लस n प्लस वन को हर से कॉमन ले लिए। तो अब यहाँ बचा क्या, देखो हमने गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n प्लस वन कॉमन ले लिए है। मतलब इस पहले पद में सिर्फ m बचता है, उसे लिखेंगे। फिर प्लस, इसे तो हमें हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ सिर्फ n बचेगा, उसको लिखते हैं। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। ये गामा m गामा n अपॉन, यहाँ गामा m प्लस n प्लस वन में से m प्लस n बाहर आएगा और m प्लस n अंदर रहेगा, और ये साथ में m प्लस n एज इट इज रखते हैं। देखो यहाँ पर हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किए हैं। गामा n को n माइनस वन गामा n माइनस वन लिखा जाता है। मतलब अगर गामा से किसी राशि को बाहर लेना है तो वह राशि एक कम होगी, मतलब एक कम बाहर लिया जाता है और एक कम अंदर लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने
गामा एम प्लस एन प्लस 1 से एक कम, मतलब एम प्लस एन बाहर लिखे और एम प्लस एन अंदर लिखे, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए। साथ में ये m प्लस एन एज इट इज रखे। ये m प्लस एन से m प्लस एन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस एन। और देखो ये जो मान है, ये मान बीटा एम एन का मान होता है, तो इसके जगह हम बीटा एम एन लिख देते हैं और यही अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। अब स्टूडेंट हम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, यह है हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हमें इन चारों साइड की वैल्यू इक्वल दिखाना है। सो स्टार्ट करते हैं। इसे प्रूव करने के लिए हम यहाँ बीटा फलन की परिभाषा का प्रयोग करेंगे। बीटा फलन की परिभाषा से देखो क्या है बीटा फलन की परिभाषा। इस परिभाषा के अकॉर्डिंग बीटा एम एन का मान इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। साथ में यहाँ dx, ये बीटा फलन की परिभाषा है। इसी परिभाषा का प्रयोग करके हम बीटा m कॉमा n प्लस 1 का मान लिखते हैं। मतलब हम यहाँ n के जगह n प्लस 1 यूज करेंगे इसका मान लिखने के लिए। इस परिभाषा में जहाँ हमने n लिखा है वहीं n के जगह जब हम n प्लस 1 लिखेंगे तो हमें बीटा m कॉमा n प्लस 1 का मान प्राप्त होगा। देखो वो कितना होगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1। यहाँ n के जगह हमने n प्लस 1 रखा है और ये साथ में dx। इसे आगे बढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। इसे फिर आगे बढ़ाएंगे हम। इंटीग्रेशन 0 to 1, इसे अरेंज करके लिख रहे हैं। देखो कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखते हैं हम x टू द पावर, सॉरी यहाँ हम x टू द पावर वाली ये जो टर्म है इसको बाद में लिखेंगे, इस टर्म को पहले लिखते हैं। 1 माइनस एक्स टू द पावर n लिख दिए, उसके बाद ये x टू द पावर m माइनस 1 लिखते हैं, साथ में dx। अब हम यहाँ 1 माइनस एक्स टू द पावर n को फर्स्ट टर्म लेते हैं और इसे सेकेंड, इसे पहला पद और इसे दूसरा पद लेकर खंडशः समाकलन के द्वारा हल करते हैं। देखो खंडशः समाकलन क्या होगा, पहला फलन लिखेंगे 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n और दूसरे का समाकलन करेंगे। x टू द पावर m माइनस 1 का समाकलन x टू द पावर m अपॉन m होगा और इसकी लिमिट भी लिख देते हैं। ये तो हुआ पहला फलन दूसरे का समाकलन। अब माइनस में बड़े समाकलन में पहले का अवकलन होगा। ये पहले पद का अवकलन n 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 होगा और 1 माइनस एक्स का फिर से अवकलन माइनस 1 होगा। ये हुआ पहले का अवकलन। अब दूसरे का समाकलन लिखेंगे, x टू द पावर m माइनस 1 का समाकलन x टू द पावर m अपॉन m होगा और पूरे का समाकलन। इस स्टेप को फिर आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पहले पद में जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा। देखो कैसे, जब इस 1 को हम यहाँ x के जगह रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 होगा, 1 माइनस 1 0 और 0 इंटू कुछ भी रहे 0 होगा, मतलब अपर लिमिट पर यह मान 0 प्राप्त होगा। जब x के जगह यहाँ पर हम शून्य रखेंगे तो 0 इंटू कुछ भी रहे 0 होगा, लोअर लिमिट पर भी मान 0 होगा, मतलब यह पहला मान कम्प्लीटली 0 होगा। अपर लिमिट पर भी इसका मान 0 है और लोअर लिमिट पर भी इस पद का मान 0, मतलब ये पहला पद 0 होगा। यहाँ इस माइनस को जब हम बाहर लेंगे, माइनस 1 को समाकलन से बाहर लेंगे तो ये माइनस 1 इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा।
साथ में ये n/m भी बाहर ले लेते हैं हम। इसके बाद इस समाकलन में देखो क्या बचेगा, यहाँ ये x⁻m रहेगा इंटू 1 माइनस x⁻n−1 रहेगा और साथ में dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस टाइप से लिखते हैं, ये n/m लिख दिए, साथ में इंटीग्रेशन 0 to 1, इसको रीअरेंज करके लिख रहे हैं। x⁻m को हम x⁻m+1 -1 लिखते हैं। x⁻m+1 - 1 x⁻m ही होगा और ये 1 माइनस x होल टू द पावर n-1 एज इट इज रखेंगे, साथ में dx। अब देखो बीटा फलन की परिभाषा से इसे हम क्या लिख सकते हैं। बीटा फलन की परिभाषा के अकॉर्डिंग बीटा mn का मान इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻m−1 इंटू 1 माइनस x होल टू द पावर n-1 dx होता है। ये बीटा फलन की परिभाषा है। अगर इस इंटीग्रेशन से इस इंटीग्रेशन को कंपेयर करके देखें हम, तो हम पाएंगे कि m के जगह इसमें m+1 है और n के जगह n ही है। यह बीटा mn का मान है, तो फिर यह समाकलन बीटा m+1, n का मान होगा, क्योंकि m के जगह m+1 है, n के जगह पे n ही है, तो यह बीटा m+1, n का मान होगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि बीटा फलन सममित होता है, मतलब हम बीटा mn को बीटा nm लिख सकते हैं, बीटा mn को हम बीटा nm लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम इसे बीटा n, m+1 लिख देते हैं। तो देखो इस प्रकार से हमने बीटा m, n+1 का मान n/m बीटा n, m+1 प्राप्त किया। मतलब हमारे पास अब ये स्टेप है, बीटा m, n+1 इक्वल्स टू n/m बीटा n, m+1। इस n को हम इस साइड में लिख देते हैं, इधर गुना में है तो इस साइड में आने पर भाग में लिखा जाएगा। तो ये होगा बीटा m, n+1 अपॉन n, और राइट हैंड साइड में बचेगा बीटा n, m+1 अपॉन m। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। सो देखो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इसकी ये दो साइड को इक्वल दिखा दिया है। दिए गए प्रश्न में हमें चारों साइड को इक्वल प्रूव करना है, जबकि हम इसकी ये दो साइड को इक्वल प्रूव कर चुके हैं। अब हम इस तीसरे साइड को हल करते हैं और इसकी वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो देखो कैसे हल करेंगे हम। इसकी ये जो थर्ड साइड है, इस थर्ड साइड के अंश को लेके आगे बढ़ते हैं। तो वो थर्ड साइड का अंश क्या है, बीटा m, n+1 प्लस बीटा n, m+1। इसे थोड़ा अरेंज करके लिख रहे हैं। ये बीटा m, n+1 पहला पद हमने जैसे का वैसा लिख दिया। इस दूसरे पद को बीटा फलन की सममिति का प्रयोग करके लिखते हैं। बीटा mn को हम बीटा nm लिख सकते हैं, वैसे ही हम इसको बीटा m+1, n लिख सकते हैं। अब बीटा फलन की परिभाषा से इन दोनों का मान लिखते हैं। देखो बीटा फलन की परिभाषा क्या है। बीटा फलन की परिभाषा के अनुसार बीटा mn का मान इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻m−1 इंटू 1 माइनस x⁻n-1 dx होता है। तो यहाँ हम इसी परिभाषा का प्रयोग करने वाले हैं और इसका मान लिखने वाले हैं। देखो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻m−1 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ m के जगह पे m ही है। फिर इंटू में 1 माइनस x होल टू द पावर n-1 लिखना है, लेकिन इस फलन में n के जगह n+1 है, तो हम इसके मान में भी n के जगह n+1 का प्रयोग करेंगे। तो ये n+1 -1 लिखेंगे। हमें तो n-1 लिखना था, लेकिन n के जगह n+1 है, इसलिए हम n+1 -1 लिखेंगे, साथ में dx। इसी प्रकार से हम दूसरे पद का मान रखते हैं यहाँ।
एक्स टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं। इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स टू द पावर m इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। दोनों इंटीग्रेशन में लिमिट सेम है, इसलिए हम दोनों इंटीग्रेशन के पदों को एक ही इंटीग्रेशन में लिख देते हैं। एक्स टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx प्लस एक्स टू द पावर m इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1। अच्छा, ये dx हम यहाँ बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर। अब स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा इसे रीअरेंज करके लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स लिखते हैं। देखो यहाँ पर इन दोनों को हम अगर कैलकुलेट करें तो ये 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स, दोनों का आधार सेम है तो घातों का योग होगा। जब इनके घातों का योग करेंगे तो 1 माइनस एक्स की टोटल घात n मिलेगी हमें, मतलब ये पद मिलेगा। फिर ये प्लस लिखे हमने, इस पद को भी थोड़ा अरेंज करके लिख रहे हैं। ये x टू द पावर m को हम x टू द पावर m माइनस 1 इंटू एक्स लिख देते हैं। साथ में ये 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 और ये ब्रैकेट के बाहर लिख दिए हमने dx। अब देखो हम क्या कर रहे हैं। इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये x टू द पावर m माइनस 1 दोनों पदों में है और ये 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 ये भी दोनों पदों में है। इन्हें हम कॉमन ले लेते हैं। x की घात m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1, इसे हमने कॉमन ले लिया। ये कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 माइनस एक्स बचेगा, फिर ये प्लस और यहाँ सिर्फ x बचेगा और बाहर dx। इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 इंटू dx होगा। और यह बीटा mn का मान होता है बीटा फलन की परिभाषा से। तो इस प्रकार हमने प्रूव कर दिखाया, यहाँ हमने प्रूव कर दिखाया कि बीटा m n प्लस 1 प्लस बीटा n m प्लस 1 का मान बीटा mn होता है। दोनों पक्षों में हम m प्लस n का भाग दे देते हैं, जिससे अगली स्टेप हमें इस प्रकार से प्राप्त होगी। बीटा n m प्लस 1 अपॉन m प्लस n इधर भी रहेगा हर में और m प्लस n इधर भी रहेगा। इसे देते हैं हम समीकरण 2। इस प्रकार से देखो ये अपना समीकरण 1 है और यह अपना समीकरण 2 है। अब हम दिए गए प्रश्न को प्रूव करने के लिए देखो क्या करेंगे। हम अब ये प्रूव करते हैं कि ये जो मान हमने प्राप्त किए हैं ये दो साइड को हमने इक्वल प्रूव कर दिए। समीकरण 2 में इन दोनों साइड को इक्वल दिखाए हमने और समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है अपना, समीकरण 1 में हमने ये फर्स्ट 2 साइड को इक्वल दिखाए। इन दोनों साइड को इक्वल दिखाए समीकरण 1 में, इन दोनों साइड को इक्वल दिखा दिए समीकरण 2 में। अब हम इन दोनों साइड को इक्वल दिखाते हैं। सो स्टूडेंट, अब देखो हम क्या करते हैं। अब हम बीटा n m प्लस 1 अपॉन m को लेकर हल करते हैं। हम
इस पद को हल कर रहे हैं। देखो कैसे हल करेंगे, इसे हम बीटा गामा संबंध का प्रयोग करके हल करेंगे। बीटा गामा संबंध के अकॉर्डिंग बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन होता है। इसी संबंध का यहाँ प्रयोग करके हम इसको लिखते हैं गामा एन, एम के जगह एम प्लस वन है, अपॉन गामा एन प्लस एम प्लस वन। एन प्लस एम लिखना था, यहाँ एन प्लस एम प्लस वन लिखा हमने, और सबके अपॉन में ये एम लिख दिए। इसे हल करते हैं आगे। ये गामा एन लिखा हमने, और ये गामा एम प्लस वन में से हमने एम बाहर ले लिए तो गामा में एम बचेगा। फिर हर में इस 1/m को लिख देते हैं हम सामने। 1/m को हमने सामने लिख दिए। अब इसको लिख रहे हैं, यहाँ से हम गामा से m प्लस n को बाहर ले रहे हैं तो गामा में भी m प्लस n बचेगा। ये m से m कैंसिल हो जाएगा। तो इस स्टेप में हमारे पास देखो क्या रहेगा, इस स्टेप में गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n इंटू 1/m प्लस n बचेगा। ये लिख दिए हमने और इसे 1/m प्लस n लिखा। इसे जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अगली स्टेप में देखो क्या मिलेगा हमें। इसके अगली स्टेप में हम ये जो पद है इसको बीटा mn लिख देंगे। इसको बीटा mn लिखने के लिए फिर से इस सूत्र का प्रयोग किया हमने। बीटा mn इक्वल्स टू होता है गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। यहाँ भी इसी प्रकार का कंटेंट था, गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो इसे हमने बीटा mn लिख दिया और अपॉन में रहेगा ये m प्लस n। तो इस प्रकार हमने बीटा n m प्लस 1 अपॉन m का मान बीटा mn अपॉन m प्लस n के इक्वल दिखाया। इसे समीकरण 3 दे देते हैं। अब हम इसकी सहायता से समीकरण 3 की सहायता से समीकरण 1 को फिर से लिख रहे हैं। इसलिए समीकरण 1 और 3 से बीटा m n प्लस 1 अपॉन n का मान बीटा n m प्लस 1 अपॉन m के इक्वल है, और समीकरण 3 में इसका मान बीटा mn अपॉन m प्लस n के इक्वल है। इसे हमने समीकरण 4 दे दिया। अब देखो समीकरण 2 और 4 की तरफ देखते हैं हम। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 4 है। इन दोनों समीकरणों से प्रूफ होता है कि ये साइड और ये साइड, इन तीनों की वैल्यू बीटा mn अपॉन m प्लस n की इक्वल है। तो यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 2 और 4 से बीटा m n प्लस 1 प्लस बीटा n m प्लस 1 अपॉन m प्लस n। और अच्छा देखो इसको इस टाइप से लिखना था। पहले तो हम ये दो साइड लिख देते हैं, बीटा m n प्लस 1 अपॉन n इक्वल्स टू बीटा n m प्लस 1 अपॉन m इक्वल्स टू, ये साइड लिखते हैं बीटा m n प्लस 1 प्लस बीटा n m प्लस 1 अपॉन m प्लस n। और इन दोनों समीकरणों से प्रूफ होता है कि ये तीनों साइड की वैल्यूज़ बीटा mn अपॉन m प्लस n के इक्वल है।
तो इनकी वैल्यू को लिखते हैं हम बीटा एम एन अपॉन एम प्लस एन के इक्वल, और यही हमें प्रूव करना था जो प्रूव हो चुका है। सो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही, अब अगली क्लास में देखते हैं।